यार आप सभी को पता है कि मैं इंडियन केसेस रेयरली कवर करता हूं। जब तक मुझे उनके अंदर कुछ खास ना लगे तब तक मैं उन केसेस से दूर रहता हूं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के केसेस बहुत ज़्यादा घिसे पिटे। एक ही तरीके की थ्योरीज आपको उनके अंदर मिलेगी कि हाँ किसी ने किसी गर्लफ्रेंड को मार दिया, बॉयफ्रेंड को मार दिया, पति ने मार दिया, पत्नी को मार दिया। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं होता। बट टाइम टाइम पर ऐसे केसेस निकल निकल कर सामने आते रहते हैं और जब मैं उनको देखता हूं तो मैं सच में इतना ज़्यादा हैरान कि ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है। और ऐसा ही केस बिल्कुल ये भी रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इंडिया में जो बहुत बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था और वो हम सब की लाइफ के साथ रिलेटेबल है। यकीन मानिए ये केस हम सब के लिए एक आई ओपनर हो सकता है, आंखें खोल देने वाला, क्योंकि जो कुछ इसके अंदर हुआ वो आपके या मेरे साथ कभी भी हो सकता था। बट पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके अंगूठे का रिश्ता करवाया था लाइक बटन के साथ, लेकिन लाइक बटन को डर है कि कहीं शादी के बाद अंगूठा उसको ड्रम में ना डाल दे, इसलिए आप उसको अभी दबाकर विश्वास दिला दे कि नहीं, प्यार बहुत सच्चा है, ड्रम में नहीं जाएगा तू। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें हमारे भारत के ही मध्य प्रदेश राज्य में जाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहा करते थे 45 साल के इंद्र तिवारी नाम के आदमी। असल में इंद्र तिवारी वहीं के एक सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर के ऊपर तैनात थे। वो अपनी जॉब कर रहे थे, बट उनकी फैमिली के नाम पर उनके पास कोई भी नहीं, ना ही माता पिता, ना ही कोई और। वो अपना पूरा घर लिटरली अकेले चला रहे थे। इंद्र तिवारी के भाई अपनी जिंदगी में अपनी अलग शादी करके सेटल हो चुके थे बीवी बच्चों के साथ, और उन्होंने अब इंद्र तिवारी के साथ रहना छोड़ दिया। इसलिए इंद्र तिवारी अब पूरे तरीके से अकेले सरकारी नौकरी करके अपना घर जैसे तैसे चला रहे थे। असल में इंद्र की अभी तक शादी नहीं हुई थी, और जो शादी की असल उम्र होती है जब तक अच्छे रिश्ते आते हैं, यानी कि 23-24 साल से लेकर 30 साल के आसपास तक, ये एक गोल्डन एज होती है हमारे भारत के अंदर शादी करने की। उसके बाद या तो उम्र ढल जाती है या फिर रिश्ते अच्छे नहीं मिलते। बट इंद्र की भी उस उम्र में उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उस टाइम पर इंद्र खुद से सेटल नहीं थे, खुद के पैरों के ऊपर नहीं खड़े थे। इसलिए उनको भी ऑब्वियसली हर एक लड़के की तरह शादी करने में हिचकिचाहट थी कि अगर शादी कर ली तो कैसे वो अपने परिवार को संभालेंगे, कैसे जिम्मेदारियां लेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा वेट करना ज़्यादा जरूरी समझा। और बाद में जब उनकी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो उनकी असल शादी वाली उम्र थी वो उनके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन फिर भी इंद्र ने हार नहीं मानी। असल में इंद्र का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उनके पास अच्छी खासी जमीन, तकरीबन 18 एकड़ की जमीन। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर 18 एकड़ जमीन को आप ठेके पर भी देंगे किसी को फसल बोने के लिए, तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप अकेले या फिर अपने परिवार को इजीली बिना कुछ करे संभाल सकते हैं, बिना कुछ करे चला सकते हैं। इंद्र ने अपने ढलती उम्र के साथ अपने सभी रिश्तेदारों को भी कहा कि अगर उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की वो ढूंढ सके, या फिर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो रिश्ते करवाने वाले होते हैं उनको भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उनको भी अपना बायोडाटा दिया कि अगर उनके लिए कोई अच्छी सी लड़की मिले तो वो उनके साथ उनका रिश्ता फिक्स करवा सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, एक लड़का सरकारी नौकरी, बस उसकी उम्र 45 साल के आसपास की हो चुकी थी, लेकिन अच्छी उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो यहाँ इंद्र के लिए अभी भी काफी सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते थे। अब मई 2025 की 20 तारीख के आसपास का टाइम आ चुका था। अपनी डेली रूटीन की तरह सुबह सुबह इंद्र तिवारी अपने घर से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकले, और स्कूल पहुंचकर उन्होंने बच्चों की क्लासेस लेनी शुरू करी। बट इन द मेन टाइम उनके फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन आया, और जैसे उन्होंने अपना फोन खोला और उस नोटिफिकेशन को देखा, ये असल में फेसबुक के ऊपर एक रिक्वेस्ट थी, एक लड़की की रिक्वेस्ट। खुशबू तिवारी वांट्स टू सेंड यू ए फ्रेंड रिक्वेस्ट। और जैसे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट इंद्र तिवारी ने देखी, उन्होंने तुरंत उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया, उस प्रोफाइल के ऊपर जाकर देखा खुशबू तिवारी की, और उनको ये प्रोफाइल बहुत जेन्युइन सी लगी। उन्होंने तुरंत उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। बट उस टाइम पर उन्होंने बातें करना नहीं शुरू किया। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल अंदर जेब में डाला, अपने स्कूल की डेली रूटीन को पूरा किया, घर वापस गए, घर फ्रेश होकर दोबारा से उन्होंने अपना फोन चेक किया, और अब की बार जो रिक्वेस्ट दोपहर में उनके फोन पर आई थी, उसी पर्सन से उनको एक मैसेज भी आया हुआ था, हाय का। और जैसे उन्होंने मैसेज देखा, ऑब्वियसली इंद्र तिवारी को अंदर से बहुत अच्छा लगा। इंद्र ने फेसबुक पर आए उस मैसेज का रिप्लाई देना शुरू किया, और जल्दी ये बातें आगे तक बढ़ चुकी थी। खुशबू तिवारी ने बताया कि वो यूपी के गोरखपुर की रहने वाली है और वो उनको बहुत अच्छे से जानती है। अब जैसे इंद्र तिवारी को पता चला कि खुशबू तिवारी उनको बहुत अच्छे से जानती है और वो सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो ऑब्वियसली इंद्र ने अपनी चैट में उनसे बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछा कि तुम मुझे कैसे जानती हो, कहाँ तुमने मुझे देखा। खुशी ने चैट करते करते इंद्र तिवारी को बताया कि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। असल में उसकी
फैमिली में भी कोई खास लोग नहीं है, सिर्फ उसका भाई है और कुछ दोस्त हैं और सभी मिलकर उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अच्छा रिश्ता उनको नहीं मिल पाया। अब जैसे ये बात इंद्र तिवारी ने सुनी, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी थी कि आखिर वो जिस लड़के को ढूंढ रहे थे, जिस रिश्ते की तलाश में थे, और वो उनको मिल चुकी है और ये उनकी कास्ट में भी है, क्योंकि इंद्र भी तिवारी थे और यहाँ खुशी भी तिवारी थी। और ये देखकर इंद्र तिवारी उनसे पूछने लगे कि आखिर आपको मेरे बारे में किसने बताया, आपको ये कैसे पता चला कि मैं भी रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर खुशी ने इंद्र तिवारी को बोलना शुरू किया कि कुछ टाइम पहले मैं अपना मोबाइल चला रही थी और तभी मेरे आगे एक रील आई और उस रील के अंदर मुझे आप दिखे और आप एक समागम के अंदर गए हुए थे, जिसके अंदर आपने वहाँ मौके पर आए हुए गुरु अनिरुद्धाचार्य जी उनसे अपना सवाल पूछा था कि आपकी शादी नहीं हो रही, 45 साल के आप हो चुके हैं और आपकी फैमिली में भी कोई नहीं है, आप सरकारी टीचर हैं, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। अब जैसे ही रील मैंने देखी तो ये बात मैंने मेरे भाई के साथ शेयर करी कि ऐसे ऐसे एक लड़का है मध्य प्रदेश के अंदर और वो गुरुजी से ऐसे मिलने के लिए गए थे। अब क्योंकि खुशी तिवारी भी गुरुजी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, उनके सारे जो भी प्रोग्राम्स आते वो सारी कथाएं फॉलो कर रही थी, वो सारी कथाएं प्रवचन फॉलो कर रही थी, तो बस इंस्टा पर स्क्रॉल करते करते मुझे आपके बारे में पता चल चुका था। अब जैसे ये बात इंद्र तिवारी ने सुनी, उनको विश्वास नहीं हुआ। असल में कुछ दिनों पहले, तकरीबन 10 से 15 दिनों पहले, अनिरुद्धाचार्य जी मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपनी कथा प्रवचन करने के लिए गए थे। अब जैसे ये बात इंद्र तिवारी को पता चली कि गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग दूर दूर से, ना जाने कहां से लोग गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, तो इंद्र तिवारी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो भी उनकी कथाएं बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे थे यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया पर। तो अब क्योंकि उनके ही शहर के अंदर वो आ रहे थे, तो इंद्र तिवारी ये मौका नहीं छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनके मन में भी अपनी जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। तो जैसे ही गुरु अनिरुद्धाचार्य जी जबलपुर में अपना प्रवचन शुरू करने लगे, तो आपको पता होगा अपने प्रवचन देने के बाद गुरु जी वहां आई हुई सात संगत से उनके सवाल जवाब करते हैं, उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं और अपना ज्ञान, जो भी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से अपना ज्ञान कमाया है, उस ज्ञान से उनकी जिंदगी को आसान करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको हल देते हैं कि वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से सुधार सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ सवाल जवाब इंद्र तिवारी भी अनिरुद्धाचार्य जी से करने के लिए उनके कथा प्रवचन में गया था। अब जैसे ही अनिरुद्धाचार्य जी औरों से सवाल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इंद्र तिवारी ने भी अपना हाथ उठाया और जल्दी ही इंद्र तिवारी के पास माइक पहुंच चुका था। अब उस माइक को लेकर इंद्र तिवारी ने बोलना शुरू किया। अब आप सबसे पहले वो रील देख लीजिएगा जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? ये तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? क्या, जमीन जगह है ना महाराज जी। साधु साधु बन जाओ, भजन करो। नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है। हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा, बारिश तो तब क्या फिर मतलब? कर लो शादी। कहाँ हो रही है? दया हो जाए तो हो भी तो नहीं रही है शादी। लगती है, लोग बहका देते हैं सर, क्योंकि मेरे माता पिता कोई है नहीं। अच्छा, हाँ, चलो हम देख लें, बता देंगे। भाई देखो, ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या नाम है पूरा? इंद्र को बहुत बड़ा परिवार है परिवार में, फिर भी शादी नहीं हो रही है। अब क्या अब करें? लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, जी। आपके हिस्से वाली। जी। जी हाँ, इस पूरी कन्वर्सेशन में इंद्र तिवारी ने सबसे पहले गुरुजी को अपना नाम बताया, अपना प्रोफेशन बताया कि वो क्या करता है, अपनी फैमिली के बारे में बताया। और सारी बातें सुनने के बाद जब गुरुजी को भी ऐसा लगा कि लड़का यार पूरा वेल सेटल्ड है, उसकी सरकारी नौकरी है, इतनी अच्छी ज़मीन आती है उसके नाम पर, 18 एकड़, सॉरी हरियाणा में यहाँ किले बोलते हैं ज़मीन को, 18 एकड़ ये थोड़ी तो नहीं होती बिल्कुल भी। और अगर इसको ठेके पर भी दे दे तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, आराम से घर बैठे वो खा सकते हैं। सो गुरुजी खुद भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि ऐसे वेल सेटल्ड लड़के को अभी तक कोई लड़की नहीं मिली, ऐसा कैसे पॉसिबल था। गुरुजी ने खुद पर्सनली सामने से उनको यही कहा कि क्या जो आपने सब कुछ बताया है वो सारी चीजें लड़की वालों को नहीं दिख रही, क्योंकि ऑब्वियसली इंद्र तिवारी ने भी हाथ पैर मारे होंगे अपने रिश्ते करने के लिए, तो क्या जो लड़की वालों तक वो पहुंचे थे उनको ये सब कुछ नहीं दिखा कि 18 किले लड़के के नाम आते हैं और लड़का सरकारी टीचर है,
कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और फैमिली में भी कोई नहीं है। बट गुरुजी के सामने इंद्र तिवारी ने मना कर दिया कि आज तक उसका रिश्ता नहीं हुआ, इसलिए गुरुजी ने खुद पर्सनली ये बोला था सबके सामने कि अगर किसी को इनसे कांटेक्ट करना हो शादी के लिए तो आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे ये रील, अब अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसी बहुत सारी रील्स गुरुजी की आते रहते हैं। सच में गुरुजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे भारत के अंदर। मज़ा आ जाता है उनकी ये बातें सुनकर। खैर, बाद में जब उनका ये एपिसोड यूट्यूब के ऊपर टेलीकास्ट हुआ और उस यूट्यूब के एपिसोड में से ही किसी ने वो पर्टिकुलर सेक्शन, इंद्र तिवारी वाला जो कन्वर्सेशन हुआ था गुरुजी के साथ, वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन काट कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपलोड कर दिया और बहुत जल्दी वो रील वायरल भी जा चुकी थी। अब जैसे वो वायरल रील खुशी तिवारी तक पहुंची और उनको इंद्र तिवारी के बारे में पता चला तो खुशी ने तुरंत भागकर अपने भाई कुशल गौड़ को बताया कि देखो, इंद्र तिवारी नाम का ये लड़का है, मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में सरकारी नौकरी का काम करता है और अच्छी जमीन भी इसके नाम है। तो कुशल को भी ये लगा कि हाँ, लड़का बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, सरकारी टीचर है, क्या ही दिक्कत होगी, इससे बात आगे बढ़ानी चाहिए। अब ऑब्वियसली उस रील के अंदर इंद्र तिवारी का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, इसलिए कुशल गौड़ ने खुद खुशी तिवारी को कहा कि तुम एक काम करो, फेसबुक पर इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ढूंढो इनकी आईडी को, अगर तुमको मिल जाए और अगर मिल जाए तो इनसे अप्रोच करो, इनसे बात करने की कोशिश करो। खुशी तिवारी ने बिल्कुल वही किया। अपना मोबाइल निकाल कर फेसबुक पर मई एंडिंग डेज में इंद्र तिवारी का नाम सर्च किया और फाइनली इंद्र तिवारी की आईडी खुशी तिवारी को मिल चुकी थी। खुशी ने तुरंत इंद्र तिवारी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट इंद्र तिवारी ने एक्सेप्ट करी, इन दोनों की बातें शुरू हो चुकी थी। खैर, अब वापस चलते हैं उस रात में जिस रात ये दोनों पहली बार बात कर रहे थे। इन लोगों ने लेट नाइट तक चैट करी, आपस में एक दूसरे का सब कुछ शेयर किया। खुशी तिवारी ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि उसकी फैमिली में उसके भाई के अलावा कोई नहीं है और वो भी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। इसके अलावा इंद्र तिवारी ने अपनी आगे का और पीछे का सब कुछ बताया कि उसका पास्ट कैसा रहा है, उसकी फैमिली कैसी रही है। सब कुछ बताने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। दोनों ने काफ़ी अच्छी बातें करी। अगले दिन खुशी तिवारी ने अपने भाई कुशल गौड़ को सब कुछ बताया कि रात को उनकी बात हुई इंद्र तिवारी के साथ और बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके हैं वो उनको और मेरे ख्याल से हमें रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए। खुशी ने चैट में बात करते करते इंद्र तिवारी का नंबर भी उनसे ले लिया था और अब क्योंकि इंद्र तिवारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 45 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी और इस टाइम पर उनको शादी के लिए कोई लड़की मिल रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके अगले दिन कुशल गौड़ ने खुशी तिवारी से इंद्र का नंबर लिया और खुद अपने मोबाइल से इंद्र को फोन किया। खुशी गौड़ का भाई बोल रहा हूँ और सब कुछ बताया कि आगे का कैसे प्लान करना है। ऑब्वियसली अब इंद्र तिवारी ने कुशल को कहा कि आप जैसा चाहो वैसा हम कर लेंगे, आप सबसे पहले यहाँ आकर हमारा देख लीजिएगा कैसी सारी व्यवस्था है, आप हमारी ज़मीन देख लीजिएगा, आप हमारा घर देख लीजिएगा। उसके बाद कुशल गौड़ खुद जाकर इंद्र तिवारी से जबलपुर में मिलने के लिए गया। वहां जाकर उनका घर देखा, सारी जमीनें वगैरह देखी, पूरा देख लिया कि हाँ, एक्चुअल में इंद्र तिवारी सरकारी टीचर है और उसके पास बहुत अच्छी जमीन भी है और फैमिली में भी उसके कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है। इनफैक्ट जब इंद्र कुमार के घर पर कुशल गौड़ मिलने गया था वो अपने साथ एक और लड़के को लेकर गया था, संदीप, जो कि उसने वहां जाकर ये बताया कि ये भी खुशी का एक मुंह बोला भाई ही है और हम दोनों यहाँ पर रिश्ता देखने के लिए आए हैं। उस टाइम पर इंद्र तिवारी ने इन दोनों को खुश करने के लिए बढ़िया लजीज खाना इनके आगे पेश किया, इनको अच्छे होटल के अंदर लेकर गए, वो अच्छे से इनकी खातिरदारी करी, कुछ भी कमी नहीं आने दी क्योंकि इनसे अब आगे रिश्ता तय होने वाला था। जाते जाते इंद्र तिवारी ने कुशल और संदीप से खुशी तिवारी की फोटो भी मांगी कि एटलीस्ट मैं एक बार लड़की को देख तो लूं कि कैसी है। जैसे ही संदीप ने खुशी तिवारी की फोटो इंद्र तिवारी को दी और इंद्र ने जैसे ही उस फोटो को देखा तो वो पूरे तरीके से लट्टू हो चुका था खुशी तिवारी के ऊपर। उसने आगे के अपने सपने सजा लिए कि आने वाली ज़िंदगी उसकी कैसी होगी, वो फैमिली बनाएगा खुशी के साथ, उसके साथ अपना घर बसाएगा और बहुत खुश रखेगा अपनी वाइफ को। ये सारी बातचीत करके संदीप और कुशल वहाँ से निकल चुके थे, वापस गोरखपुर आए और आगे खुशी तिवारी और इंद्र तिवारी के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर चैटिंग चलती रही। इंद्र ने बताया कि तुम्हारे भाई मेरे पास आए थे रिश्ता देखने के लिए, मैंने उनको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया, मैंने उनकी अच्छी खातिरदारी करी, मैंने तुम्हारी फ़ोटो भी देखी और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब जैसे ये बात खुशी ने सुनी वो भी बहुत ज़्यादा खुश की, अब उसका फाइनली रिश्ता होगा, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इंद्र तिवारी से शादी करने के लिए। बट यहाँ दिक्कत ये की थी कि खुशी तिवारी ने इंद्र को साफ कह दिया था कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा बारात लेकर। लेकिन इंद्र ने कह दिया कि मेरे पास कोई है ही नहीं जिसको मैं बारात के तौर पर लेकर आऊँ, कोई नहीं है मेरे साथ आने वाला, कोई मेरी रस्में अदा करने वाला नहीं है।
लेकिन हाँ मैं अकेला जरूर आ सकता हूँ। अब ये बात जैसे खुशी ने सुनी उसने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले आ जाइए, लेकिन आपको शादी यहीं पर आकर करनी पड़ेगी। सो फाइनली 2 जून का दिन आ चुका था। 2 जून 2025 ये जो भी गई है, 2 जून 2025 को इंद्र तिवारी सुबह सुबह तैयार होकर अपने घर से बाहर निकला। थोड़ी दूर गांव में जाकर उसके सगे भाई अजय तिवारी का घर था। अजय तिवारी के घर का दरवाजा खटखटाया। अजय ने दरवाजा खोला, उसको बताया कि मैं एक लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ गोरखपुर में, और मेरी उसके साथ रिश्ते की बात चल रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम वहीं पर शादी भी कर लेंगे। अब जैसे ये बात अजय ने सुनी, उसको बेस्ट ऑफ लक बोला कि हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना घर बसाओ, और अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये बात बोलकर इंद्र तिवारी ने तुरंत ट्रेन पकड़ी और वहां से तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर करके इंद्र तिवारी अब गोरखपुर पहुंच चुके थे। 3 जून के दिन इंद्र तिवारी सबसे पहली बार खुशी तिवारी और उसके सारे परिवार वालों से मिला, मतलब कि दोबारा से कुशल गौर से मिला, संदीप से मिला। इन सब से मिलकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इनफैक्ट ये सारे मिलकर इंद्र तिवारी को एक अच्छे होटल में भी लेकर गए, वहाँ जाकर अच्छा सा खाना वाना खिलाया। आगे की तैयारियां शुरू करने लगे क्योंकि अब जल्दी इनकी शादी होने वाली थी, और ये दोनों ही परिवार बहुत ज़्यादा खुश। बेशक परिवार में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी सारी रस्म तो पूरी करनी थी। 3 जून के दिन शाम के टाइम पर जब ये सारे लोग चाय पी रहे थे, उस टाइम पर इनमें से ही एक, यानी कि खुशी तिवारी के भाई में से ही एक अपने साथ एक पेपर लेकर आया, और ये पेपर सीधा लाकर इंद्र तिवारी के सामने रखा। अब जैसे ये पेपर इंद्र तिवारी ने पढ़ना शुरू किया, उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये चीज़ है क्या, लेकिन उसने पलट में पूछा। खुशी तिवारी भी सामने ही बैठी हुई थी, और ये कुशल गौड़ और संदीप भी बैठे हुए थे। इनसे पूछा कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो संदीप ने बोलना शुरू किया कि ये एक हल्फनामा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाद में कोई भी कोर्ट का काम ना बचे, क्योंकि हम आपकी शादी भी रजिस्टर करवाएंगे कोर्ट के अंदर, तो क्यों ना ये काम भी पहले ही कर लें। ये असल में हल्फनामा है आपकी सारी प्रॉपर्टी का, मतलब आने वाले भविष्य में शादी के बाद अगर आपको कुछ भी हो जाता है, देखो शरीर का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपकी सारी संपत्ति खुशी तिवारी के नाम हो जाएगी, उसके पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये एक आप एफिडेविट यानी कि हल्फनामा तैयार कर रहे हैं, खुद बयान दे रहे हैं। इसके अंदर मैंने सब कुछ लिखवा दिया है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी संपत्ति के बारे में। अब जैसे ये बात इंद्र तिवारी ने सुनी, उसको उस टाइम पर अजीब तो लगा कि ये आखिर शादी से पहले सब कुछ क्यों साइन करवा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर कट होती है कि अगर नॉर्मल शादी हो जाती है और बाद में अगर आगे चलकर कभी इंद्र तिवारी को कुछ हो गया तो उसकी वैसी सारी चीज़ें अपने आप उसकी पत्नी के नाम हो जाएंगी, तो ये हल्फनामा क्यों। लेकिन फिर भी उसके भाइयों के समझाए जाने पर इंद्र तिवारी मान गया कि कोई बात नहीं, हल्फनामा है, साइन कर देते हैं, क्या ऐसे ही थोड़ी ना कुछ हो जाएगा एकदम से। इंद्र तिवारी ने तुरंत वो हल्फनामा साइन कर दिया, और ये हल्फनामा संदीप ने फोल्ड करके अपने पास रख भी लिया। उसके बाद अब शादी की तैयारियां शुरू की गई। वो रात भी इसी होटल के अंदर बीत गई। अब अगला दिन आ चुका था, 5 जून 2025 का दिन आ चुका था, और 5 जून के दिन सुबह सुबह इन सबको रेडी होना था। क्योंकि अब इनको इस होटल को छोड़कर यहाँ से निकलना था शादी करने के लिए। तो इंद्र बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि वो आते टाइम अपने गाँव से अपनी कुछ जमीन को बेचकर और जो उन्होंने कुछ सेविंग कर रखी थी उनसे वो कुछ जेवर वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली नई नवेली बहू को कुछ जेवर भी चढ़ाने पड़ेंगे, उनको कुछ ड्रेसेस भी देनी पड़ेंगी रस्मों रिवाज के साथ। सो वो अपना सारा सामान लेकर आए थे, साथ ही वो अपनी शादी के लिए ड्रेस भी लेकर आए थे। सो जल्द ही इंद्र तिवारी ने नहा धोकर अपनी वो शादी वाली ड्रेस पहन ली। अब जैसे अपने कमरे से बाहर निकले, खुशी तिवारी के कमरे में गए जहाँ उसके वो भाई भी बैठे हुए थे, उनसे जाकर मिले। अब ये सारे लोग भी तैयार हो चुके थे, बस वेट कर रहे थे गाड़ी आने का। सो जल्दी ही इस होटल के बाहर शमशुद्दीन नाम का एक ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंचा, और ये सारे लोग अब इस गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकले, सीधा वहाँ से चलते हुए कुशीनगर गए। कुशीनगर में एक जगह लगती है कस्या नाम की, उस कस्या नाम की जगह पर पहुंचे, और इस कस्या में ही एक होटल है, होटल आइडियल। इस होटल आइडियल में इन लोगों ने चेक इन किया। असल में इस होटल आइडियल के अंदर ही अब इन दोनों की यानी कि इंद्र तिवारी और खुशी तिवारी की शादी होने वाली थी। इंद्र बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक बहुत अच्छा मंडप सा सजाया हुआ है, बहुत सारा शादी का सामान, खाना पीना वहाँ अंदर रखा हुआ है। बेशक वो ज़्यादा लोगों के लिए नहीं था, सिर्फ परिवार के जो 5-7 लोग थे यही इसमें शामिल थे, इसके अलावा और कोई भी नहीं। बट प्रोग्राम यहाँ फिक्स हो चुका था, शादी अब होने वाली थी। शादी की रस्म शुरू की गई। मंडप के अंदर इनके फेरे हुए। खुशी तिवारी की मांग के अंदर इंद्र तिवारी ने सिंदूर भरा, जो वो अपने साथ जेवर लेके आया था उसके अंदर मंगलसूत्र भी था। वो मंगलसूत्र इंद्र तिवारी ने खुशी तिवारी को पहनाया। अब फाइनली ये दोनों एक पति पत्नी बन चुके थे, मतलब अब इनकी जिंदगी आगे एक साथ कटने वाली थी। शादी करते ही सबको भूख लग चुकी थी, शाम का टाइम हो चुका था, अब खाने की बारी थी। अब जल्दी जल्दी होटल वालों ने वो खाना सर्व किया और सभी मिलकर अब खाना खाने लगे। सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे कि अब तो आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी होने वाली है, तुमको पति मिल गया, तुमको पत्नी मिल गई, दोनों एक साथ बहुत अच्छे से रहना, अपना घर बसाना। इंद्र तिवारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था। इनफैक्ट उसकी खुशी का कारण एक और था, और वो थी आज की रात, जो कि उसकी सुहाग रात होने वाली थी।
और ये सुहाग रात कभी हुई ही नहीं। अपनी सुहाग रात मनाने के लिए इंद्र तिवारी, खुशी तिवारी जो उनका बेडरूम फिक्स किया गया था उस बेडरूम के अंदर गया और जैसे वो जाकर लेटा, खुशी तिवारी उसके साइड में बैठी हुई थी, बट लेटते ही इंद्र तिवारी की आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। जी हाँ, लेटते ही उसको नींद आ गई और वो बहुत बहुत गहरी नींद में जा चुका था। इस रात के टाइम पर ही इन सभी लोगों ने इस होटल से चेकआउट किया। इनफैक्ट इंद्र तिवारी ने भी चेकआउट किया। ये सभी लोग इंद्र तिवारी को अपने साथ इस होटल से लेकर बाहर निकले, उस गाड़ी के अंदर बैठाया जो वो शमशुद्दीन चला रहा था और ये शमशुद्दीन गाड़ी लेकर सीधा यहाँ से सुकरौली में पहुंचा। सुकरौली के जंगली इलाकों में पहुंचा। जंगलों के अंदर ले जाते ही इन लोगों ने जहां गाड़ी रोकी वहां ये देखा कि कोई आसपास है तो नहीं, और सबसे पहले इन लोगों ने गाड़ी का वो गेट खोला जिस साइड में इन लोगों ने इंद्र तिवारी को बैठा रखा था। उस गेट को खोलकर इंद्र तिवारी को बेहोशी की हालत में ही इस गाड़ी से बाहर निकाला, नीचे उस झाड़ियों वाले इलाके में लेटाया और इनमें से ही एक, खुशी तिवारी के साथ जो भी ये भाई आए हुए थे इंक्लूडिंग शमशुद्दीन वगैरह, इनमें से ही एक ने अपने साथ अपनी जेब में अंदर रखा हुआ चाकू बाहर निकाला और सीधा बेचारे उस इंद्र तिवारी की छाती के ऊपर बैठकर उसके बाल ऊपर से पकड़ के उसके गर्दन के अंदर कई वार किए। और ये वार होते ही बेचारे इंद्र तिवारी को तो कुछ समझ भी नहीं आया होगा कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत गहरी बेहोशी में था। इंद्र तिवारी की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। बहुत सारा खून उसके शरीर से फव्वारों की तरह बाहर निकलता गया और एट द एंड जब इन लोगों ने अपना फाइनल वार इंद्र तिवारी के गले पर किया तो वो चाकू बाहर निकला ही नहीं, वो गले के अंदर फंस चुका था। सोच कर देखिए आप। जहां तक मुझे लगता है इन लोगों ने इंद्र तिवारी को मारने के लिए कोई धारदार चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस पहले भी कवर किए हैं जिसके अंदर लोग जब किसी का मर्डर करते हैं तो वो चाकू अंदर ही फंस जाता है। वो धार इतनी होती ही नहीं कि वो उसको वापस बाहर निकाल पाए, वो किसी ना किसी अंग में जाकर या फिर किसी हड्डी के अंदर जाकर फंस जाता है किसी के शरीर में। और एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा। उस चाकू के ऊपर कुछ खास धार नहीं होगी, वो अंदर ही फंस गया होगा जिसको ये नहीं निकाल पाए। बस जल्दी जल्दी में ये इंद्र तिवारी को ऐसे ही छोड़कर उसकी जेब में रखा हुआ उसका मोबाइल फ़ोन, उसका पर्स, उसके सारी ID कार्ड वगैरह लेकर, उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे लेकर वापस इस गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकल चुके थे। अगले दिन यानी कि 6 जून का दिन आ चुका था। 6 जून के दिन शाम के टाइम पर तकरीबन 3 बजे के आसपास इस गांव में रहने वाले लोकल लोगों में से एक परिवार और उस परिवार में रहने वाली 2 महिलाएं अपने घर की बकरियां चराने के लिए अपने घर से बाहर निकली, अपने बच्चों को साथ लेकर। आपने देखा होगा आमतौर पर बच्चे और माएँ मिलकर घर के जो पालतू जानवर होते हैं उनको घुमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। सो जैसे ये लोग भी बाहर निकले और इनमें से ही एक बकरी इनकी चरते चरते थोड़ी आगे तरफ झाड़ियों में जा चुकी थी। अब क्योंकि ये बकरी वहां फंस चुकी थी और काफ़ी देर हो चुकी थी इन दोनों महिलाओं को उस बकरी को बुलाते हुए, लेकिन वो बकरी नहीं आई, तो मजबूरन इन माओं ने अपने बच्चों को कहा कि जाओ उस बकरी को वहां से निकाल कर लेकर आओ झाड़ियों में से। सो उनमें से एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उन झाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ गया अपनी बकरी को निकालने के लिए। बट बकरी तो बाद में आएगी, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने पहले ही एक लाश पड़ी थी। जीन्स और शर्ट पहने हुए एक आदमी जिसके गले के अंदर चाकू फंसा हुआ था। अब इस लाश को देखते ही वो बच्चा बहुत जोर से चिल्लाया। उसने तुरंत भागकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। दोनों महिलाएं भागकर इस मौके पर आई। इस लाश को उन्होंने देखा और तुरंत घर जाकर अपने पुलिस वालों को फ़ोन किया। इस गाँव के अंदर बहुत भीड़ लग चुकी थी, हर कोई देखने आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। सो तुरंत पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे। पुलिस वालों ने लाश को अपने कब्जे में लिया, अपने साथ इस लाश को लेकर गए। लेकिन अब पुलिस वालों के सामने दिक्कत ये थी कि उनको पता ही नहीं कि आखिर आदमी है कौन, क्योंकि इसके पास कोई भी ID कार्ड नहीं जिससे इसकी पहचान की जा सके। इनफैक्ट इसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी अभी तक उनके पास नहीं आई थी। आसपास के थानों में पुलिस वालों ने भी देखा था कि क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें इस आदमी का फोटो हो और उसकी कोई लापता की कंप्लेंट लिखवा कर गया हो, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ जबलपुर में इंद्र तिवारी का सगा भाई अजय तिवारी वो वेट कर रहे थे घर में दुल्हन आने की, क्योंकि उनकी भाभी आने वाली थी। लेकिन ना तो उनकी भाभी का कोई अता पता था, ना ही उनके भाई इंद्र तिवारी का कोई अता पता था। काफी बार अजय तिवारी ने अपने भाई इंद्र तिवारी से संपर्क बनाने की कोशिश करी फोन के ऊपर, लेकिन उनका फोन बज तो रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा। इससे परेशान होकर 8 जून के दिन अजय तिवारी ने जबलपुर के ही लोकल पुलिस स्टेशन में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन अब जबलपुर पुलिस को कोई आइडिया नहीं उस टाइम पर कि इंद्र तिवारी का मर्डर हो चुका है और उनकी लाश वहां से तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूर है। जब कासिया पुलिस डिपार्टमेंट को ये लाश मिली थी उस टाइम पर पुलिस वालों ने इस लाश के जो DNA सैंपल्स थे या फिर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सारे फोटोज वगैरह क्लिक करके और अपने पास प्रिजर्व कर लिए सारे, और तकरीबन 20 दिनों के आसपास का टाइम बीत चुका था। यानी कि 27-28 जून
तब इस टाइम पर पुलिस वालों के आगे कुछ ऐसा आया जो उनके लिए बहुत अनबिलीवेबल था। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों का एक पोर्टल होता है जिसको हम सेंट्रल पोर्टल कहते हैं, जिसके ऊपर सारे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का डाटा अपलोडेड रहता है। जैसे कि हमारा आधार कार्ड है या फिर हमारा पैन कार्ड है, हमारा वोटर आईडी कार्ड है, कुछ भी हो, हमारा डाटा सरकार के पास रहता है और पुलिस वाले इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और 20 दिनों बाद, तकरीबन 20 दिनों की जांच करने के बाद पुलिस वालों को फाइनली ये जो फिंगरप्रिंट्स उन्होंने उठाए थे उस लाश से, उस फिंगरप्रिंट के साथ मैच हुआ और ये मैच सीधा जाकर इंद्र तिवारी का हुआ। अब जैसे कासिया पुलिस वालों ने देखा कि ये जो मरने वाला व्यक्ति है इसके फिंगरप्रिंट जबलपुर में रहने वाले एक इंद्र तिवारी के साथ मैच हुए हैं, तुरंत पुलिस वालों ने जबलपुर पुलिस डिपार्टमेंट में कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि हमें एक लाश मिली है, क्या आप इसको जानते हैं? अब जैसे ही जबलपुर पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत लाश की फोटोज़ वगैरह मंगवाई और कहा कि हाँ, ये तो हमारे पास मिसिंग कंप्लेंट भी आई हुई है और 8 तारीख को इसका भाई यानी कि मृतक का भाई अजय तिवारी हमारे पास आया था इसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, और असल में ये इंद्र तिवारी शादी करने के लिए वहाँ गोरखपुर गया था। लेकिन इसका ऐसे मर्डर हो जाना और इसकी लाश ऐसे मिलना ये बहुत बहुत अजीब था। जिसके बाद पुलिस वालों ने इंद्र तिवारी के मोबाइल नंबर का CDR निकलवाया यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड्स। उस कॉल डाटा रिकॉर्ड के अंदर कुछ नंबर थे जो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे थे इंद्र तिवारी के मर्डर से कुछ टाइम पहले। और जब पुलिस वालों ने इंद्र तिवारी के फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया तो घंटी अभी भी बज रही थी। और जब पुलिस वालों ने इसकी लोकेशन ट्रेस करी तो उसके बाद एक बहुत बहुत भयानक कहानी निकल कर सामने आई। जी हाँ, तकरीबन 1 महीना पहले यानी कि मई एंडिंग में जिस टाइम पर इंद्र तिवारी अपने जबलपुर के उस स्कूल के अंदर थे और उनका वो फ़ोन बजा था, उस फ़ोन नोटिफिकेशन में उनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी खुशी तिवारी नाम की लड़की की, और उन्होंने वो बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। आगे वो मैसेज आया, आगे बातें बढ़ी। खुशी ने अपने भाई कुशल गौड़ से मिलवाया, कुशल गौड़ यहाँ पर आया संदीप के साथ और वो सारा रिश्ता देखने के साथ। बाद में इंद्र तिवारी अपना रिश्ता लेके यहाँ गोरखपुर आए, यहाँ इनकी शादी करवाई, सबसे मिले, वो सुहाग रात एंड ऑल। ये सब कुछ एक दिखावा था। असल में खुशी तिवारी का नाम था साहिबा बानो। जी हाँ, साहिबा बानो ने जिस टाइम पर वो रील देखी थी पहली बार, जिसके अंदर बेचारे इंद्र तिवारी गुरु अनिरुद्धाचार्य जी के सामने बोल रहे हैं कि उनकी उम्र 45 साल की हो चुकी है, उनके अकेले के नाम 18 एकड़ ज़मीन आती है और वो सरकारी नौकरी है उनके पास, सरकारी टीचर है वो। अब आप बस सोच कर देखिए, उस टाइम पर इस साहिबा बानो के माइंड में एक बहुत गंदा प्लान बन चुका था। उसने तुरंत भागकर ये रील कुशल गौड़ को दिखाई। अब आपको लग रहा होगा कि कुशल गौड़ इस साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी का भाई था। ये खुशी तिवारी पहले से मैरिड थी और एक कुशल गौड़ खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो का ये हस्बैंड था इसका। इन दोनों ने मिलकर ऐसा गंदा प्लान बनाया जिसके अंदर बेचारा वो शरीफ सा अकेला रहने वाला सरकारी टीचर इंद्र तिवारी वो फंस चुका था। अब जैसी वो रील इस कुशल गौड़ ने देखी, इनके माइंड में प्लान बन चुका था कि कैसे इंद्र तिवारी को अप्रोच करना है। सबसे पहले इस कुशल गौड़ ने खुशी को कहा कि मैं तो तुम्हारा भाई बनूंगा और तुम अपनी एक नई फेसबुक आईडी बनाओ खुशी तिवारी के नाम से और सीधा इस इंद्र तिवारी से कांटेक्ट करो। जिसके बाद दोनों के बीच में बातें बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते बात रिश्ते तक आ चुकी थी। इंद्र तिवारी इन लोगों के लिए एक बहुत ही ईजी सा टारगेट था। क्यों? क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसके परिवार में कोई नहीं, शादी करने आता तो भी वो अकेला ही आता, इसलिए इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी टारगेट। इन लोगों ने अपनी कंडीशन बस यही लगाई कि शादी करनी है तो आपको जबलपुर से उठकर गोरखपुर आना पड़ेगा और शादी यहीं पर होगी। अब बेचारा इंद्र तिवारी, उसको कोई आइडिया नहीं, वो बस अपनी आने वाली अपनी ज़िंदगी सुधारना चाह रहा था, अपना परिवार बसाना चाह रहा था। लेकिन इससे पहले कि परिवार बसा पाता, उसके साथ कांड हो गया। जैसे ही इंद्र तिवारी ने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर गहने वगैरह खरीदे, अपनी जो सेविंग्स थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास के गहने लेकर वो अपना दुल्हन वाली ड्रेस को बैग में पैक करके ताकि वो खुशी तिवारी को दे सके, उसकी और कुछ ड्रेसेस पैक करके, अपनी खुद की ड्रेसेस पैक करके इंद्र तिवारी अपने घर से बाहर निकला अपने भाई को बताकर कि वो शादी करने के लिए जा रहा है, उसको लड़की मिल चुकी है। बट इस टाइम पर इंद्र तिवारी को कोई आइडिया नहीं था कि वो असल में मौत को गले लगाने जा रहा है। सुहागरात उसकी लड़की के साथ नहीं बल्कि वो सुहागरात उसकी आखिरी रात होगी। और जैसे ही इंद्र तिवारी 3 तारीख को यहाँ पर पहुँचा, 4 तारीख की शाम को इन लोगों ने यानी कि खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो, उसके साथ कुशल गौड़ और उसके साथ संदीप और साथ में यहाँ शमशुद्दीन वो गाड़ी का ड्राइवर, सारे लोग मिले हुए थे इसके अंदर। इन लोगों ने सबसे पहले वो हल्फनामा तैयार करवाया। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि आखिर इन लोगों ने वो हल्फनामा सबसे पहले शादी से भी पहले बेचारे इंद्र तिवारी से क्यों साइन करवाया था, क्योंकि उनको पता था, उनका तो प्लान ही था कि शादी के बाद
शादी होते ही उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते ही वो सारे सबूत, असली शादी के सबूत कलेक्ट करते ही उनको इंद्र तिवारी का मर्डर करना है और बाद में उसकी जो 18 एकड़ की ज़मीन है जबलपुर के अंदर, उसके ऊपर अपना दावा ठोकना है मालिकाना। सो शादी के बाद जो इन लोगों ने खाना खाया था सभी ने मिलकर, उसमें सिर्फ इंद्र तिवारी के खाने के अंदर नशीली दवाई मिलाई गई थी ताकि इंद्र तिवारी चुपचाप जाकर सुहागरात के नाम पर आराम से बेड पर सो जाए और बाद में उसको यहाँ से निकाल कर जंगली इलाके में ले जाकर उसका मर्डर किया जा सके और बाद में खुशी तिवारी उसकी संपत्ति की मालिक बन जाएगी। सो अब आप बस सोच कर देखिए, हम में से कितने लोगों की ऐसी जानकारी ऑनलाइन पड़ी हुई है। बेशक मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि कथा या प्रवचनों में जाकर हमारे गुरु आराध्य से बात करना या फिर उनके साथ अपनी प्रॉब्लम साझा करना वो गलत है। बेशक हमें हमारे धर्म के गुरुओं के पास जाना चाहिए, उनसे उनका ज्ञान लेना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, लेकिन इस तरीके से किसी की भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना ये कहाँ तक सही है। ये कितनी ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन थी, कितनी ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन थी बेचारे इंद्र तिवारी की, कि उसको एक पूरे गैंग ने टारगेट कर लिया कि उसकी ज़मीन हम हड़पेंगे और उसको मार डालेंगे। सो आप भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। और मैं डायरेक्ट गुरु अनिरुद्धाचार्य जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, बेशक सुन लीजिए, आपके पास अपनी एडिटर टीम होगी, आप उनको बोल दीजिए कि किसी की पब्लिक इन्फॉर्मेशन वो रिवील ना करें। सिर्फ आप उनकी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन आकर, लेकिन किसी के बारे में पूरा खोल कर चिट्ठा रख देना ये गलत है। बेशक गलत है, इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके की पब्लिक आती है, महिलाएं भी आती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, लड़कियां भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, हर तरीके के आते हैं। सो कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, लेकिन प्रॉब्लम बताने से पहले अपने बारे में पूरी जानकारी देता है कि मैं यहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी शादी हो चुकी है या फिर घर में ये सब कुछ चल रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा कोई ना कोई ज़रूर उठा सकता है। सो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, अभी इस केस के अंदर 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, जिसके अंदर खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो, संदीप और ये कुशल कौर, इसको भी पकड़ लिया है और अभी ये न्यायिक हिरासत के अंदर है। इनके ऊपर अभी केस चलेगा, इनका केस लंबा चलेगा। सो अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि सज़ा क्या होगी। सो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में मुझे आपकी राय चाहिए है। या फिर अगर आपने भी ऐसा कुछ देखा हो या फिर आप भी कभी ऐसे किसी धर्मगुरु के प्रवचन या फिर किसी कथा में गए हों और आपकी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिकली लीक हो गई हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट चिराग को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।